नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में हुए कुछ डिफेंस वेपन्स की टेस्टिंग को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज को और भी इनहांस करते हुए अंडमान एंड निकोबार कमांड सेंटर, जो कि भारत का इकलौता ट्राई कमांड सेंटर है, इनके द्वारा सक्सेसफुली ब्रह्मोस एंड उड़न मिसाइल इनकी टेस्टिंग कर ली गई है। एंड हर बार की तरह ये टेस्टिंग हुई है, ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुई है। दोस्तों जो ब्रह्मोस है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि उड़न एक एंटी शिप मिसाइल है। और वहीं बात करें ब्रह्मोस की टेस्टिंग की, तो ये जो ब्रह्मोस की टेस्टिंग थी वो एक लॉन्चर से इसको लॉन्च करके ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग की गई थी, जो कि स्पेसिफिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुई थी। और वहीं बात करें उड़न एंटी शिप मिसाइल की, तो ये जो मिसाइल थी इसको एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट से हमारी इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने पूरे इंपैक्ट से उसके टारगेट को हिट किया था, क्योंकि इसको मैक्सिमम रेंज पर हिट किया गया था। दोस्तों ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी टोटल गैस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में इनका जो नेचुरल गैस बिजनेस है या फिर नेटवर्क है उसको एक्सपांड करते हुए अडानी टोटल गैस के द्वारा कहा गया है कि वो हमारे देश के 14 न्यू जियोग्राफिकल एरियाज में उनका जो नेटवर्क है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसके लिए उनके द्वारा 12,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों आज के समय में हाउस होल्ड्स के लिए जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये एक बेसिक नीड है, जिसको आपने अक्सर अपनी सिटी में देखा होगा। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है ये अवेलेबल नहीं है। एंड उन्हीं एरियाज को कवर करने के लिए कुछ समय पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिड्स इनवाइट की गई थी, जिसमें BPCL, अडानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा बिड सबमिट की गई थी। एंड इसमें टोटल अडानी टोटल गैस को 14 जियोग्राफिकल एरियाज अलॉट हुए हैं, जिसके चलते अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब हमारे देश का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस जनवरी मंथ का जो एक्सपोर्ट डाटा है, स्पेसिफिकली जो मर्चेंडाइज डाटा है, उसको रिलीज कर दिया गया है। एंड हर बार की तरह इस मंथ में भी हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन से ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। और एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड किए गए हैं ये 34.06 बिलियन पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश का जो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए काफ़ी एम्बिशियस है। एंड एज ऑफ नाउ जो डेटा है उससे तो ये लग ही रहा है कि अचीव हो जाएंगी, क्योंकि इस मंथ में 34.06 बिलियन से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके कारण अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक जो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होकर 335.44 बिलियन पर पहुंच गए हैं। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के लिए अभी 2 महीने बचे हैं। और अगर आप डेटा चेक करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के हर एक मंथ में हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो $30 बिलियन से ऊपर रिकॉर्ड किए गए थे। एंड पिछले 2 मंथ से तो स्पेसिफिकली काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में ये जो एक्सपोर्ट्स है अराउंड $37 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे और जनवरी में 34 पर पहुँच गए हैं। और आने वाले 2 मंथ्स के अंदर अगर इसी तरह से एक्सपोर्ट होते रहे तो ये जो टारगेट है ये कंप्लीट हो जाने की बजाय उससे ऊपर चला जाएगा। और वहीं बात करें जनवरी मंथ की, तो जनवरी में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.69% इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि सेम पीरियड 2021 में 27.54 बिलियन और वहीं जनवरी 2020 में 25.85 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि जनवरी में 34.06 बिलियन रिकॉर्ड हुए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की थिंक टैंक नीति आयोग को लेकर, जिन्होंने दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे को यह सजेशन दिया है कि वो उनके जो रेलवे स्टेशन या फिर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर एटलीस्ट जो 20% प्लेस है उसको EV चार्जिंग स्टेशंस, EV चार्जिंग बेस, स्वैपिंग स्टेशंस, इन सब चीज़ों के लिए रिजर्व कर दें, जिसके चलते होगा ये कि हमारे देश को कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आने वाले समय में दिखेंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो सजेशंस हैं नीति आयोग की, ये रेलवेज़ के लिए काफ़ी बेहतर है। और इसके चलते होगा ये कि एक तो हमारी जो रेलवेज़ की रेलवे स्टेशन पर जो वेकेंट लैंड होती है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से यूटिलाइज हो पाएगी, साथ साथ हमारी जो रेलवेज़ है उनको रेवेन्यू भी जनरेट होगी। और वहीं हमारी जो रेलवेज़ उनके इंडियन रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हमारी रेलवेज़ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को इंटीग्रेट कर रही है, उसमें भी ये काफ़ी बड़ा योगदान डालेगा। और वहीं बात करें हमारे EV सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इसके चलते हमारा जो EV सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपांड हो पाएगा, जो कि आज के समय में हमारे EV सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों आप जानती हैं कि हमारी जो रेलवेज़ है वो ऑलमोस्ट हमारे देश की हर एक टाउन में अवेलेबल है। और इसके चलते होगा ये कि हर एक टाउन में जो EV चार्जिंग स्टेशन है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको जो बतानी भूल गया, नीति आयोग के द्वारा हमारी जो रेलवेज़ है उनको ये भी सजेशन दिया गया है कि वो हर एक मैंड लेवल क्रॉसिंग पर भी एक EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करें। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके द्वारा कहा गया है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जाते हुए हमारे देश में उनकी एक न्यू
पावर एंड परफॉर्मेंस लैब को सेटअप करेंगे, जो कि इसी साल मार्च के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी कंपनीज, स्पेसिफिकली जो चाइनीज कंपनीज हैं, वो हमारे देश में पहले जो बिजनेस कर रही थी वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर पा रही थी, लेकिन जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है। एक तो ये रीजन, और साथ साथ में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे देश में कंपनीज को लाने के लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके चलते ना चाहते हुए भी जो कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली जो चाइनीज कंपनीज हैं, उनको इंडिया में उनके बेस सेटअप करने ही पड़ रहे हैं। और इसी के चलते लास्ट ईयर ओप्पो के द्वारा हमारे देश में उनकी 5G टेक्नोलॉजी एंड कैमरा से रिलेटेड एक लैब को सेटअप किया गया था। एंड अब इसको और भी एक्सपांड करते हुए अब वो हमारे देश में उनकी एक पावर एंड परफॉर्मेंस लैब को भी सेटअप करेंगे, जो कि हमारे देश में उनकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उनको इंप्रूव करने का काम करेगी। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट के फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों डंडाली टाउन, जो कि कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक नेचुरल हैबिटेट है, यहां पर क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन के लिए एक डेडिकेटेड क्रोकोडाइल पार्क सेटअप कर दिया गया है, जो कि अब आने वाले समय में यहां पर विजिटर्स के नंबर को भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों जो डेडिकेटेड क्रोकोडाइल पार्क है इसको अराउंड 2 एकड़ के एरिया में बनाकर यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, जो कि स्पेसिफिकली काली रिवर के किनारे पर बनकर तैयार हुआ है। कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो 2019 में स्टार्ट किया गया था और जून 2021 तक ये कंप्लीट हो जाने वाला था, लेकिन कोविड के चलते जो प्रोजेक्ट था ये थोड़ा सा डिले हो गया था और 3 करोड़ रुपये स्पेंड करके 2 एकड़ के एरिया में अब ये जो क्रोकोडाइल पार्क है स्पेसिफिकली जो क्रोकोडाइल्स के लिए बना है ये बनकर तैयार हो गया है। और वहीं यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट एंड विजिटर्स हैं उनके लिए अमेनिटीज़ एंड अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़ जैसे कि म्यूजिकल फाउंटेन, सिटिंग फैसिलिटीज़, अम्यूजमेंट पार्क, वॉकिंग पाथ, वाच टावर्स, इस तरह की थिंग्स को भी बनाकर कंप्लीट किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट की एक और एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों तिरुपति सिटी में बन रहा श्रीनिवासु सेतु, जो कि एक तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर है, अब ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कुछ ही समय में आंध्र प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों जो श्रीनिवासु सेतु है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क नंदी सर्कल से श्रीनिवासम पॉइंट तक किया जा रहा है एंड ये एक 6 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसको स्पेसिफिकली तिरुपति टेम्पल में आने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनको किसी भी तरह का जो ट्रैफिक है उसका सामना ना करना पड़े। और यही मेन कारण है कि स्पेसिफिकली तिरुपति स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साथ में मिलकर कंस्ट्रक्ट कर रही थी, जो कि अब बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही ये आपको यहाँ पर इनॉग्रेट होता देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों मैसूरू रेलवे डिवीजन, जो कि साउदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर में आता है, इनके द्वारा मैसूरू यार्ड के शंटिंग नेक पर एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज के समय में हमारी जो रेलवेज है वो मैनुअल कोच वॉशिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग सिस्टम से रिप्लेस कर रही है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग सिस्टम है ये काफ़ी चीप भी है एंड साथ साथ इनको अपग्रेड करने की जो कॉस्ट है वो मैनुअल कोच वॉशिंग सिस्टम से काफ़ी कम है। और वहीं बात करें मैसूरू यार्ड में सेटअप किए गए इस कोच वॉशिंग प्लांट के बारे में, तो ये एक 30 मीटर लॉन्ग कोच वॉशिंग प्लांट है, जिसको सेटअप करने की प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद में इस पर कोई ज़्यादा तेज़ी से काम तो नहीं किया गया था और अब जाकर ये सेटअप हुआ है। और क्योंकि अब ये बनकर तैयार हो चुका है तो यहाँ पर एक बार में 140 कोचेस को वॉश किया जा सकता है। 2.23 करोड़ रुपये स्पेंड करके अब ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है, बस उसके कुछ जो माइनर वर्क्स हैं वो कंप्लीट होने बाकी हैं, जिसके बाद में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।